अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोग 1000 सब्सक्राइब के बहुत करीब हैं। ये सफ़र जिस तरह से शुरू हुआ था आपके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा जा रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों की स्टोरीज़ शेयर करता हूँ, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या कोई आपकी ज़िंदगी में खौफनाक वाक़या हुआ है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे ईमेल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक इंस्टाग्राम लिंक पर इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जैसा आपका दिल चाहे आप जहां मर्ज़ी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 4 बहुत ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आया हूँ। आप यकीन माने कि वो चारों कहानियाँ मैंने आप लोगों के लिए चुन के सिलेक्ट की हैं, क्योंकि उन कहानियों में बात ही कुछ ऐसी है। पहली स्टोरी जो हमें अदील ने मरी से भेजी है, दूसरी स्टोरी जो हमें हमाद ने सियालकोट से भेजी है, तीसरी स्टोरी जो कि वलीद ने हमें जेहलम से भेजी है, और चौथी स्टोरी जो कि हमें इरफान ने सवात से भेजी है। तो अपनी आज की स्टोरीज़ को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील है और मैं मरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बात आज से 2 साल पहले की है। मैंने अपना नया कॉलेज ख़त्म किया था। आगे मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे घर के कुछ हालात ऐसे थे। हम 4 बहन भाई थे, जिसमें हम 2 भाई और 2 बहनें हैं। जो मेरा दूसरा भाई है वो मेहनत मजदूरी करता था गाड़ी वगैरह चलाकर, और मैं थोड़ा सा तालीम याफ्ता था। तो मुझे लगता था कि मैं अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे घर के हालात बदल जाएँ। वालिद साहब जो कि अब बीमार रहते थे, और मेरी अम्मी जो कि एक स्कूल में कैंटीन चलाती थी, और मेरी बहनें पढ़ाई करती थी। मेरे कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि कहीं मुझे अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन डिग्री ना होने की वजह से मैंने बहुत धक्के खाए और मैंने बहुत बुरा टाइम भी गुजारा। मुझे कहीं जॉब ना मिली। बिल आखिर मरी का ही एक इलाका है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से लोग उस जगह से वाकिफ़ हैं और बहुत वाक़यात भी हैं वहाँ के, क्योंकि मैं अभी वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं नाम नहीं ले सकता। मुझे एक जॉब मिल जाती है एक गेस्ट हाउस में रिसेप्शन की। मैं चला जाता हूँ वहाँ पर, इंटरव्यू भी दे देता हूँ, सब कुछ पास होके मेरी वो जॉब लग जाती है। अब मेरी टाइमिंग्स कुछ ऐसी थी कि रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक 12 घंटे की नाइट शिफ्ट। और वो इलाका और वो जो गेस्ट हाउस था वो ज़रा शहर से हट कर है। लोग तो बहुत आते हैं और लातादाद लोगों के साथ वाक़यात हुए हैं, लेकिन वो जगह भी ऐसी थी, जितनी उस जगह में पुरस्रारियत थी उतना ही वो जगह लुत्फ़अंदोज़ भी लोगों को करती थी वहाँ आने पर। अब मेरा पहला दिन था। पहला दिन तो बिल्कुल नॉर्मल गुजरा, किसी किस्म की कोई ऐसी वैसी कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। बाकी स्टाफ जो था कुछ होटल में ही रहता था, कुछ अपने घरों को चले जाते थे। तो मेरे साथ 2 लड़के थे जो कि रूम्स की सफाई करने वाले, और मतलब कि जो रूम्स में बेड शीट्स इनको जो धुलाई करने वाले, लॉन्ड्री वाले, वो होटल में ही रहते थे, क्योंकि कभी भी कोई आ जाता था तो रूम रेडी करके देना पड़ता था। एक रात की बात है, मुझे कुछ दिन हो चुके थे अभी। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। एक फैमिली आती है, हस्बैंड वाइफ, उनको एक रूम चाहिए था। मैं उन्हें ऊपर लेकर जाता हूँ और मैं उन्हें रूम्स दिखाता हूँ। बाय चांस उस दिन हमारे होटल में कोई नहीं ठहरा हुआ था उस ऊपर वाले फ्लोर पे, जो थे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे। मैं उनको सारे रूम्स चेक कराता हूँ। उन्हें शुरू के कुछ रूम्स पसंद नहीं आते, शायद छोटे होने की वजह से, और वो चाह रहे थे कि हमें कोई बड़ा रूम मिले, क्योंकि उनके साथ 2-3 बच्चे भी थे। जो रूम्स वाली लॉबी थी उसमें आखिर में जो रूम्स थे वो लॉक थे, और वो बड़े टाइम से लॉक थे। कभी मैंने किसी से पूछा भी नहीं था और मुझे कहा भी नहीं गया था कि इन रूम्स में कोई मसला है। खैर मैं उनको रूम्स दिखाने लगता हूँ। उन्हें एक रूम पसंद आ जाता है। मैं उनकी कीज़ वगैरह उनको हैंड ओवर करके नीचे आके बिल वगैरह उनसे लेके उनको उस रूम में तक छोड़ कर भी मैं वापस नीचे आ जाता हूँ। आधा घंटा गुजरने के बाद वो बंदा मुझे कॉल करता है कि साथ वाले रूम से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा ऊपर तो सर कोई नहीं है आपके अलावा। वो बंदा कहता है कि कोई लोग हैं, रह रहे हैं शायद, आप देखें वो लड़ रहे हैं, उनको मना करें, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। खैर मैं ऊपर जाता हूँ, सारे रूम्स देखता हूँ, सबको लॉक लगा होता है। तो मैं उनका दरवाज़ा नॉक करके उनको बाहर बुलाता हूँ। मैं कहता हूँ सर देखें सारे रूम्स लॉक हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। तो वो बंदा बड़ा हैरान होता है। उसकी वाइफ भी बाहर आ जाती है रूम से लॉबी में कि हमने खुद आवाज़ें सुनी है इतनी ऊंची ऊंची, और आप कैसे कह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ये आप देख लें, ये रूम है, वो रूम है, ये आमने सामने सब रूम्स हैं, आपको क्या लगता है इनमें कौन रह रहा है जो कि सब लॉक हैं।
तो वो बड़े हैरान होते हैं मियाँ बीवी कि ये आवाज़ें फिर कहाँ से आ रही थी। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये साथ वाला ही कमरा है कोई। खैर वहम समझ के हम वापस नीचे आ जाते हैं और वो लोग भी अपने रूम में चले जाते हैं। मेरे साथ जो लड़का था वो नींद से उठकर आ गया था कि क्या चक्कर है, कौन इतनी रात को बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी फ्लोर पे शुरू के कमरों में सो रहे थे। जब हम नीचे आए तो अब मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ी देर कोई मूवी वगैरह देख लूं, क्योंकि अब वो टाइम ऐसा था कि उसके बाद मुझे नहीं लगता था बारिश इतनी हो रही है कोई आएगा। मैं मूवी देखने ही लगता हूँ कि अब मुझे फिर कॉल आती है उनकी। मैं कॉल अटेंड करता हूँ और वो मुझे कहते हैं कि सर अब आप ऊपर आएँ और अपने कानों से खुद सुने। मैं फ़ौरन ऊपर जाता हूँ, उनके मैं रूम के बाहर खड़ा होता हूँ और उनको आराम से दरवाज़ा नॉक करके उनको बाहर बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि कहाँ है, कौन सी आवाज़ है। तो वो मुझे देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं कि ये जैसे ही आप आते हो आवाज़ आना बंद हो जाती है। उससे पहले मुसलसल आवाज़ें आ रही थी, कहीं ये आप हमें डरा तो नहीं रही है, आप लोग तो नहीं कर रहे। तो मैं उनसे कहता हूँ बाजी ऐसा हम क्यों करेंगे, आप लोग मेहमान हैं हमारे, आपने पैसे दिए हैं यहाँ रहने के, हम ऐसी हरकत क्यों करेंगे। तो वो भी हैरान हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि आप हमारे साथ यहीं कुछ देर खड़े रहें। हसन भाई थोड़ी ही देर गुजरी होगी, मैं उनके साथ ही खड़ा था कि अचानक लाइट चली गई। हमारे होटल में कभी लाइट जाती ही नहीं है, अगर चली भी जाए तो हमारे यूपीएस लगे हुए हैं हर जगह पे, और वो लाइट कैसे चली गई कि यूपीएस भी ऑन नहीं हुए। ऐसा अंधेरा वहाँ पे पड़ गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उस होटल में ऐसा अंधेरा नहीं देखा था। अंधेरा होने के बाद वो होटल ऐसे लग रहा था जैसे कि हम किसी ऐसी इमारत में खड़े हैं जो कि अभी ज़ेर तामीर है, बन ही रही है, अभी मुकम्मल ही नहीं हुई। वो ऐसी मतलब कि ऐसा तासुर दे रही थी वो बिल्डिंग, क्योंकि मैंने आज से पहले उसको अंधेरे में ऐसे नहीं देखा था। मैं फ़ौरन अपने मोबाइल की लाइट ऑन करता हूँ, वो भी अपने मोबाइल की लाइट ऑन करते हैं। अब जो उनकी वाइफ थी उनको कुछ शायद वाइब्स आने लग गई थी कि कुछ गलत होने वाला, तो वो आयात पढ़ने लग गई, कुछ पढ़ाई करने लग गई और वो थोड़ा सा घबरा भी गई। मैंने उनसे कहा कि आप लोग रुकें, मैं चेक करवाता हूँ लाइट अभी। और वो मुझसे कहने लगे कि नहीं आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ रहें, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं उन्हें कहता हूँ कि बाजी आप हौसला रखें, अल्लाह खैर करेगा, मैं अभी लाइट ऑन करके वापस आता हूँ। एहसन भाई मैं नीचे आया हूँ लाइट ऑन करने के लिए, देखने के लिए कि मुझे उनकी चीखों की आवाज़ें आने लगी, उन बाजी की। उनके हस्बैंड मतलब कि वो उन्हें चुप करा रहे थे कि चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, सब खैर है। तो उन्होंने अपने बच्चों को भी उठा लिया वहाँ से। मैं वापस भागकर ऊपर जाकर देखता हूँ तो वो लोग सीढ़ियों में ऐसे मतलब कि आ रहे थे जैसे कि ना उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ है आपको, मैंने कहा है सिर्फ 2 मिनट रुकें। तो वो आगे से कहते हैं कि जैसे ही आप यहाँ से गए हो हम लोगों ने क्या देखा है कि जो साथ वाला हमारा रूम है वो दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक अजीब सा ना एक जिन बाहर आता है जो कि बहुत ही बड़े कद का था और उसके हाथ में कुछ चाकू जैसी कोई चीज़ पकड़ी हुई थी, कोई लोहे की चीज़ थी, लाइक जैसे कोई चाकू हो या कोई बड़ा सा कोई खंजर हो, और वो हमें देख रहा था। मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने देखा वो, और उसका कद बहुत बड़ा था। हमसे वो देखा नहीं गया, हमने अपने बच्चों को उठा के फ़ौरन दौड़ लगाई। अब ये सुनने के बाद मेरी भी थोड़ी सी हालत अजीब होने लगी। मैंने उनसे कहा चलें आए, मैं आपके साथ चलता हूँ देखें। वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं जाना, आपने देखना है तो आप जाके देखो। मैं उनको थोड़ा सा ज़िद करके कहता हूँ कि आप आए तो सही, मुझे दिखाएं वो रूम कौन सा वाला था। उनकी वाइफ और उनके बच्चों को वो नीचे बिठाते हैं लॉबी में, जहाँ पे वो 2 लड़के भी जाग चुके थे होटल के। नीचे आकर मैं उन दोनों लड़कों से कहता हूँ कि तुम लोग जल्दी से लाइट देखो, लाइट को क्या हुआ है। वो जाकर देखते हैं मेन स्विच बंद हुआ था, जैसे कि किसी ने खुद किया हो। वो मेन स्विच ऑन करते हैं, लाइट फ़ौरन आ जाती है। अब मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरे साथ ऊपर आएँ और मुझे दिखाएं। उनकी वाइफ और बच्चे वो नीचे ही बैठे थे रिसेप्शन पर, और वो 2 लड़के भी वहीं नीचे थे। एज में तो वो छोटे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप बाजी के साथ रुकें, और मैं उनके साथ ऊपर जाता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे दिखाएं वो कौन सा रूम था। वो इशारा करके बताते हैं ये वाला रूम। मैं उनसे कहता हूँ कि भाईजान ये रूम लॉक हैं, ये बंद है, यहाँ पे कोई अभी तक नहीं स्टे कर चुका जब से मैं आया हूँ, और ये मैं खुद पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े रूम्स हैं जहाँ पे मैंने आपको एक रूम दिया है। मैं उनसे इतना ही कहता हूँ, और मैं उस रूम के जो लॉक हैंडल होता है उसको मैं कहता हूँ ये देखें ज़रा। जैसे ही मैं उसको पकड़ के दबाता हूँ वो पूरा रूम खुल जाता है। ओ मेरे खुदाया, वो मंज़र जो था मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने जब दरवाज़ा खोला ना
तो अंदर से एक ऐसी लहर आई, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे हवा में कोई चीज़ें और वो मुझे टकरा कर जा रही हों या मुझे अपने साथ अंदर खींच रही हों। एक इतनी ही कोई मतलब कि आप समझ लें शदीद किस्म की गर्मी की लहर थी, जबकि ये दिसंबर का महीना था। और आप लोग यकीन करें मरी की सर्दी दिसंबर में कैसे होती है बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन उस रूम में ऐसा टेम्परेचर था कि अंदर शदीद कोई हीट वेव चल रही हो। हसन भाई, मैं उस दरवाज़े को खोल देता हूँ, साथ ही उसके स्विच होते हैं, मैं लाइट्स ऑन करता हूँ, तो वो कमरा बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन होता है जैसे कि अभी किसी ने इसको सेट किया और डेकोरेट किया हो, जो कि अरसों से बंद था। अंदर कोई धूल मट्टी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उस कमरे की हर चीज़ को देख के एक वहशत आ रही थी। उस कमरे में एक एलईडी लगी थी, उसको मैं देख रहा था तो मुझे उससे खौफ आ रहा था। एक हम लोगों ने अलमारी रखी हुई थी, उससे खौफ आ रहा था। बेड को देख के खौफ आ रहा था जैसे अभी कोई यहाँ से उठ के गया हो। मैं उनके साथ रूम में आता हूँ। अंदर रूम को चेक करने के बाद मैं वॉशरूम का दरवाज़ा जैसे ही खोलता हूँ एहसन भाई, वो जो पूरा वॉशरूम था ना, उसका जो फ़र्श था वो गीला हुआ था, और वाश बेसन जो होते हैं, सिंक, वो भी गीला हुआ पड़ा था जैसे अभी कोई इसको इस्तेमाल करके गया हो। अब मुझे भी समझ आ गई थी कि इस रूम में कोई मसला है। एहसन भाई, मैं पीछे मुड़कर उनको कहता हूँ कि चलें आप यहाँ से निकलें, हम नीचे कोई रूम देखते हैं आपके लिए। तो जो मेन दरवाज़ा था जिससे हम उस रूम में एंटर हुए, वो दरवाज़ा पक्का लॉक हो चुका था। उसको हम खोलने की कोशिश करें, ज़ोर ज़ोर के उसको हाथ मार के और आवाज़ें निकालें कि दरवाज़ा खोलो, किसी को मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं अपना मोबाइल नीचे रिसेप्शन पे ही रखा आया था, और मेरे साथ जो बाजी के हस्बैंड थे वो भी अपना मोबाइल अपनी वाइफ को दे आए थे। हम लोग बहुत ज़ोर ज़ोर का दरवाज़ा पीट रहे हैं, कोई हमारी आवाज़ नहीं शायद सुन पा रहा था, क्योंकि वो दूसरा फ्लोर था जब हम जहाँ पे थे, और नीचे सारे ग्राउंड फ्लोर पे थे रिसेप्शन पर। एहसन भाई, हम लोगों की हालत ऐसे हो गई थी ना कि सख्त सर्दी में भी हमें पसीने आ रहे थे, और हमें लग रहा था कि हम पता नहीं कौन से अजाब की गर्मी में फंस गए हैं। मैं क्या देखता हूँ कि अचानक जो हमारे पीछे एक दीवार थी ना, जहाँ पे एलईडी लगी थी, वहाँ पर खून के छींटे थे, जो कि बिल्कुल ताज़े ताज़े अभी अभी पड़े हैं। जब हम कमरे में आए हैं तब नहीं थे, लेकिन अब हमारे कमरे में दाखिल होने के बाद जब दरवाज़ा बंद हो चुका है तब वो वाज़े शो हुए हैं। हमें वाज़े तब शो हुए हैं जब हम लोगों ने उस दीवार को गौर करके पास जाके देखा। बिल्कुल मतलब कि फ्रेश खून के कतरे थे जो कि नीचे आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता दीवार से। एहसन भाई, ये देखने के बाद हम लोगों से जो पढ़ा जा रहा था हमने पढ़ना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से, और हमें हंसने की आवाज़ें आने लगी आसपास से, इर्द गिर्द से। और हमें बाकायदा एक आवाज़ आई है जिस आवाज़ में मैं आपको बयान नहीं कर सकता, वो ऐसी एक आवाज़ थी, वो कोई इंसान की आवाज़ ही नहीं थी, ना कोई जानवर की आवाज़ थी। वो मेरी शायद कानों ने वो पहली दफ़ा आवाज़ सुनी है, जिस तर्ज की वो आवाज़ थी, उस आवाज़ में कुछ कहा गया जो कि हमें समझ नहीं आया। ऐसे जैसे कि मतलब कि कोई आप समझ लें कोई बहुत बड़ी कोई मशीन या कोई लोहे की चीज़ है वो बोल रही है, ऐसी वो आवाज़ थी। किस ज़ुबान में थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उफ खुदाया, मैं समझ नहीं आ रही थी अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे साथ ये गेस्ट हैं, इनकी जान को कोई ख़तरा ना हो जाए, मुझे ना कुछ हो जाए, ये हम कहाँ आके फंस गए हैं। इतने में ही कि हम लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर का दरवाज़ा बजाया तो नीचे से भागता हुआ एक लड़का आया। बाहर आके वो भी कहने लग गया कि मैं आ गया हूँ, मैं खोलता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तो वो चाबियाँ तो साथ लेकर नहीं आया था, क्योंकि वो हमारी आवाज़ सुनकर भाग के आया था। तो मैंने उससे कहा कि दरवाज़ा लॉक हो गया है, ये अंदर से नहीं खुल रहा, जल्दी से चाबियाँ नीचे से लेकर आओ और इसे खोलो। वो कहता है अच्छा ठीक है। वो जैसे ही चाबियाँ लेने के लिए वापस नीचे भागा कि हमें पीछे से एक बाथरूम वाली तरफ से एक आवाज़ आती है कि ये हमारी जगह थी जहाँ आप लोगों ने ये बिल्डिंग बना दी है। अब अगर हम सुकून से ऊपर रह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप हमें सुकून नहीं करने दोगे, यहाँ पे भी लोगों को भेजोगे। खुदाया, ये आवाज़ सुन के तो हम लोगों का जिगरा जैसे फट जाएगा, हमारा दिल कलेजा बाहर आ जाएगा। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई हम लोगों की कोई मतलब कि अब जान निकाल देगा, जिस तरीके से उसने हमें धमकी दे के ये बात कही है। बाथरूम से बाकायदा एक क्लियर आवाज़, जो हमारे से 8 से 10 फुट फासले पे बाथरूम था, उस कमरे के अंदर ही। ये धमकी देने के बाद उसने कहा है कि तुम यहाँ से मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं जा सकते, अब तुमने एक गलती की है तो तुम्हें मुझे गोश्त देना होगा। हम बड़ा हैरान होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि ये शायद हमारी बात कर रही है कि ये हमसे मांग रही है क्या, मुझे तुम्हारा गोश्त चाहिए। तो मैं बड़ी हिम्मत करके, बड़ी मतलब कि समझ लें कि दबे लफ्ज़ों में मैं पूछता हूँ कि कौन सा गोश्त।
पहले तो मुझे कोई जवाब नहीं आता। मैं दोबारा पूछता हूँ कि आपको कौन सा गोश्त चाहिए, किसका गोश्त चाहिए। तो एहसन भाई आगे से हमें उसकी तरफ से जवाब आता है कि कोई भी गोश्त हो, मुझे खाने के लिए गोश्त दोगे तो तुम्हारी ये गलती माफ़ होगी, नहीं तो तुम फिर मेरे हाथों बच नहीं पाओगे। मैं हिम्मत जुटा के उससे कहता हूँ कि ठीक है, मैं आपको कल यहाँ पे गोश्त दे दूँगा। वो आगे से कहता है कि यहाँ पे रख देना, इस कमरे में गोश्त रख के बस चले जाना। मैं उससे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ गोश्त रख दूँगा, लेकिन हमें अभी यहाँ से जाने दें। बस इतना ही मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा से जब उस लॉक को हाथ लगाता हूँ और वो लॉक खुल जाता है और हम लोग दौड़ लगाते हैं दोनों नीचे। और बस हमारी जो हालत थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अगले दिन जब सुबह होटल के जो हमारे ऑनर हैं वो आते हैं, मैं उनको ये सारा माजरा बताता हूँ। वो कहते हैं कि यार तुम्हें किसने कहा था कि तुम वो वाला उनको रूम दो? उस सेकंड पोर्शन में शुरू से इतने मसले हैं, इतने मसाइल हैं, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था? तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं, जब मेरी यहाँ पे नौकरी लगी है मुझे किसी ने नहीं कुछ बताया था, और मैं तो जानता भी नहीं था कि वहाँ क्या मसले हैं। उसके बाद जो हमारे होटल के मालिक थे वो कुछ गोश्त बाहर से मंगवाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने हाथों से उस कमरे में अब ये गोश्त रख के आओ कि तुम्हारी जान पे कोई अजाब ना बने। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, बड़े खौफ से डर के मैं उस गोश्त को वहाँ पे रख के आता हूँ। और कभी मैं दोबारा उस रूम की तरफ पलट के नहीं गया। मैं आज भी यहीं पे काम कर रहा हूँ और सारे मसले मसाइल उस कमरे तक आज भी महदूद हैं। अब अगर कभी कोई मेहमान आ भी जाए, नीचे के होटल्स के सारे रूम बुक हो, सब कुछ बुक हो, अगर वो रूम खाली हैं, मैं किसी लालच के बगैर भी कभी अब किसी को वो कमरा नहीं देता, क्योंकि मुझे वो वाक़या आज तक नहीं भूला। तो ये मेरी एक कहानी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। उम्मीद है कि आप अपने चैनल पे शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आदिल, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। यकीन माने आपकी ये स्टोरी जब मैं सुन रहा था तो मेरे भी एक दफ़ा रोंगटे खड़े हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद है। मैंने आपकी कुछ स्टोरी सुनने के बाद ये फ़ैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या आपसे शेयर करूं। ये बात इसी साल की है। मेरे वालिद साहब की पहले किसी और शहर में नौकरी थी, फिर उनका तबादला जब सियालकोट में हुआ तो हम लोग भी यहाँ पे उनके साथ आ गए। हमने जो एक घर लिया है, इस घर में आज भी कुछ असरात हैं और वो सिर्फ मेरी अम्मी के साथ बहुत अटैच है। मेरी अम्मी जो कि बहुत पढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा हिफाजत रखती हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब कि कह लें आपके ना अमल रखती हैं कि नमाज और परहेज़गारी इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा मतलब यकीन रखती हैं। तो वो जितने भी मसले मसाइल हैं वो मेरी अम्मी के साथ बहुत नज़दीक हैं। खैर मैं इस बात पे बाद में आता हूँ। मेरे घर कुछ मेहमान आते हैं और मैं इतना भी कोई मतलब बड़ा नहीं था उस टाइम। अभी भी मेरी एज सिर्फ 18 साल है और अगर बात की जाए उस वक्त की तो मैं 17 साल का होऊंगा। तो मैं इस बात में आपको बताता चलूँ कि ये जो मेरे साथ वाक़या हुआ है ये मुझे बाद में पता चला, मेरी अम्मी ने जब मुझे बताया है। मेरे घर मेहमान आते हैं और वो तकरीबन शाम मगरिब के टाइम होता है। मेरी अम्मी मुझे कुछ पैसे देती हैं कि जाकर कुछ सामान ले आओ उनके लिए, चाय पानी का। मैं जाता हूँ अपने बाबा के बाइक पे। अब जहाँ मैं रहता हूँ मैं उस जगह का नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हमारे घर के पास एक बहुत कदीमी कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान से शॉर्टकट था बाज़ार की तरफ और एक दूसरा लंबा रास्ता था। चूँकि मेहमान आए थे तो मेरी अम्मी ने कहा जल्दी आना, तो मैंने कहा अभी तो मगरिब है तो मैं चला जाता हूँ। मैं वही जो कब्रिस्तान के साथ शॉर्टकट था उसी से मैं बाइक पर अपने चला गया। हसन भाई मैं उस कब्रिस्तान का आधा हिस्सा ही मैंने क्रॉस किया होगा। ये नहीं था कि मैं कब्रिस्तान के बीच में से जा रहा हूँ। कब्रिस्तान एक साइड पे है, एक साइड पे रोड है और एक तरफ पे बिल्कुल खुले खेत हैं, मतलब कि लोगों की फसलें हैं। जब मैं आधा सफ़र तय कर लेता हूँ उस कब्रिस्तान का तो वहाँ मेरा बाइक बंद हो जाता है। मैं अपने मोटरसाइकिल को बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं चलता। कि अचानक वहाँ पे मेरे मोटरसाइकिल को मैं देखता हूँ कि बिल्कुल ही टायर को जंग लग गया है, जैसे कि वो एक जगह पे जाम हो गया है। अब वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि अब मैं उसे पैदल चला रहा हूँ तो वो पैदल भी नहीं चल रहा। मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अचानक मुझे ना कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा, चूँकि पहले बिल्कुल खामोशी थी और बड़े अजीब तरीके से वो कुत्ते भौंक रहे थे। एहसन भाई मैं अभी इस सोच में ही था कि ये क्या हो गया, मैं कैसे चलाऊँ, कि मेरे पीछे से मुझे कुछ भागने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि कोई बकरियां या कुत्ते भाग रहे हों बहुत सारी तादाद में, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा था। और कुत्तों की बहुत ज़्यादा शोर डालने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कोई कुत्ता नज़र नहीं आ रहा था कि कहाँ से रो रहे हैं या बोल रहे हैं या ये शोर डाल रहे हैं। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ बाइक चलाने की कि मेरा आखिर बाइक स्टार्ट हो जाता है,
और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और मैं अपना सामान लेके दूसरे रास्ते से घर भी पहुँच जाता हूँ। अब आगे की स्टोरी, मैं अपनी अम्मी की स्टोरी पे आ जाता हूँ। अगले दिन मुझे अम्मी कहती हैं कि बेटा कल तुम जब कुछ सामान लेने गए थे, तुम्हारे साथ कुछ वहाँ पे कोई मसला हुआ था? वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ तो कोई मसला नहीं हुआ। मेरी अम्मी कहती हैं कि फिर भी सोचो कुछ अजीब सा या कोई ऐसा मतलब वाक़या हुआ जहाँ पे कुछ तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे साथ कोई मसला हो रहा है। तो मैं अम्मी से कहता हूँ मसला तो कोई नहीं हुआ, लेकिन मेरा बाइक बंद हो गया था, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे थे वहाँ पे। मैं डर गया था कि कुत्ते ही ना अटैक कर दें मेरे ऊपर। फिर उसके बाद मेरा बाइक चल गया था और मैं वहाँ से निकल गया था। एहसन भाई, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये सुनने के बाद मैं जो डर में आ गया था, मैंने अपनी अम्मी को गले लगा लिया था डर से, खौफ से, कि मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ। हमारा जो एक वो ख़ास कमरा है, ऊपर कोई कमरा है हमारा, उसमें कोई बुज़ुर्ग रहते हैं बड़े टाइम से। मैं अक्सर उनके लिए मीठा बना के भी रखती थी, क्योंकि मैं कई दफ़ा अम्मी से पूछता था कि आप ये मीठा किसके लिए बना रही हैं। वो मुझे बताती नहीं थी, वो कह देती थी कि मोहल्ले में किसी को देना है या कुछ इस तरह से बहाना कर देती थी। तो अम्मी बताती हैं कि वो जो मैं मीठा बनाती थी वो मैं उन बुज़ुर्गों के लिए बनाती थी। और कल मैं जब उनको ये मीठा देने ऊपर गई तो उन्होंने कहा है कि तुमने बड़ी गलती की है अपने बेटे को उस टाइम भेज के। जब तुम्हारा बेटा वो सामान लेने के लिए जा रहा था तो वहाँ पे बड़ी गलीज़ और गंदी मखलूकों ने, चीज़ों ने उसको रोक लिया था और उसको नुकसान पहुँचाने वाले थे, कि एंड टाइम पे हम वहाँ पे पहुँच गए और हमने इसकी हिफाजत की और इसे बचाया। ये सुनने के बाद एहसन भाई, जो मेरे अंदर खौफ की लहर आई, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि वो बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं, बहुत अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग हैं, कोई बात नहीं है डरने की। वो हमारे साथ शुरू से रह रहे हैं, बड़े टाइम से, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए, तो डरने की कोई बात नहीं है। बस आइंदा के बाद कभी ऐसे टाइम पे या किसी भी टाइम पे उस साइड से तुमने अकेले नहीं जाना। तो ये मेरी एक स्टोरी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छी स्टोरी थी आपकी। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को भी अच्छी लगेगी। बढ़ते हैं अपनी आज की तीसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद है और मैं चेहलम का रहने वाला हूँ। ये वाक़या मेरे साथ 5 साल पहले आया। मैं यूनिवर्सिटी में था। उस ज़माने में मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर यूनिवर्सिटी के बाद रात को कहीं ना कहीं निकल जाता था। एक रात तकरीबन मुझे अपने दोस्त के घर से निकलते हुए 10 से 11 बज गए। मैं अपने दोस्त के घर से जब निकला तो मेरे दोस्त के घर से चीखों की आवाज़ें आने लगी। मैं और मेरा दोस्त वापस हम अपने उसके दोस्त के घर गए और देखा तो क्या हुआ, आगे जो मेरे दोस्त की बहन थी वो बड़े अजीब तरीके से हम लोगों को देख रही है। क्योंकि हम लोग बचपन के दोस्त थे तो हमारा फैमिली फ्रेंड्स वाला हिसाब था, एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। हम उसकी बहन के सामने खड़े ही थे कि वो अचानक अपने भाई के ऊपर हमला कर देती है। पहले मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, हाथ नहीं लगा रहा था, तो मैंने भी फिर उनको पकड़ने की कोशिश की। उनका एक हाथ, एहसन भाई आप यकीन करें कि उनकी छोटी सी एज थी, छोटा सा उनका कद था और इतना कोई समझ लें कि इतनी कोई सेहत भी नहीं थी, लेकिन उस टाइम उनके अंदर इतनी कोई हैवी किस्म की कोई मतलब समझ लें पावर्स आई हुई थी या कोई ताकत आई हुई थी कि वो हम दोनों को एक झटका दे रही थी और हम पीछे हो रहे थे। फिर सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, सब ने पकड़ा, सब ने रोका, किसी को कुछ समझना है ये हो क्या रहा है। और वो मुसलसल अपने भाई को देखी जा रही, घूरे जा रही। मेरे जो दोस्त थे उनके वालिद साहब पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो अपने भाई के साथ? तो वो कोई जवाब नहीं देती, बस वो आगे से कहती है कि मैंने इसको मारना है, मैंने इसको ख़त्म कर देना है। जब वो लोग अपने एक साहिब इल्म को, एक मौलवी साहब को बुलाते हैं, वो जब दम करके उस चीज़ से बात करके पूछते हैं कि तुम क्यों मारना चाहती हो इस बच्चे को, तो एहसन भाई वो आगे से कहती है कि इसने हमारे बच्चों को मारा है छत के ऊपर। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि मतलब ये क्या कह रही है, इसके अंदर जो भी मखलूक है। मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने किसको मारा है? वो कहता है मुझे तो नहीं पता मैंने किसको मारा है, कौन मेरे हाथ से मर गया। वो मौलवी साहब पूछते हैं कि कैसे मारा है? कहता है कि ये छत पे फुटबॉल खेल रहा था पैरों से और बार बार एक ही दीवार को मारी जा रहा था, वहाँ हमारे बच्चे थे और इस हमारे बच्चों को इसने ज़ख्मी किया फुटबॉल से। तो वो कहता है कि ये तो बात कल परसों की है कि मैं शाम को फुटबॉल खेल रहा था छत पे और मैंने 3-4 दफ़ा ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ था छत पे, तो मैंने उसको किक मारी है। मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, बात करते करते मैंने ऐसे ही पैर मार दिया था। तो वो कहती है कि इसने मेरे बच्चों को मारा है, ज़ख्मी किया है, इसकी सज़ा इसको मैं दूंगी, ये बच नहीं सकता मेरे हाथ से। एहसन भाई मेरा दोस्त बहुत डर जाता है
उसको मतलब कि समझ लें कि एक पैनिक अटैक आने लग जाते हैं कि जैसे कि अब उसे लग रहा है कि ये अब इसको मार डालेगी। तो वो मौलवी साहब पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो आगे से कहती है कि इसने मेरे बच्चों का ये नुकसान किया है, मुझे गोश्त चाहिए। मैं बड़ी हैरान होता हूँ कि क्या मतलब बच्चों के ज़ख्मी होने पे गोश्त क्यों मांग रही है। तो मौलवी साहब कहते हैं कि इन मखलूक़ात की जब कोई नुकसान हो जाए और ये अगर उसको माफ़ करने पे तैयार हो जाए तो ये बदले में खून, गोश्त या बकरे का सर, इस तरह की चीज़ों की ये डिमांड करते हैं, क्योंकि ये इनकी मतलब कि समझ लें कि फ़ेवरेट खुराक है या इनकी पसंदीदा खुराक होती है। तो इनकी डिमांड्स यही होती हैं इन्हीं चीज़ों में से। खैर मेरे दोस्त के वालिद साहब उसे गोश्त ला कर देते हैं उसी टाइम रात में ही। वो अपने वालिद साहब के साथ छत पे जाता है, उसी कोने पे जहाँ पे उसने फुटबॉल मारा था वहाँ देगची में गोश्त रख देता है। और वो बताता है कि अगले दिन जब हम लोग सुबह गए देखने के लिए तो वो देगची बिल्कुल साफ़ हुई हुई थी, वहाँ पे कोई कुछ भी गोश्त नहीं था, कुछ नहीं। वो जो भी मखलूक थी वो ले गई थी। उसके बाद मेरा दोस्त कहता है कि हम लोग कभी भी छत पे इस तरह से नहीं गए, अगर गए भी हैं किसी वजह से तो बड़ा एहतियात से जाते। फिर कुछ टाइम बाद वो घर खाली कर दिया और उसके बाद अब मेरा दोस्त मेरे साथ ही यहीं रहता है एक नए घर में, हम अभी भी मिलते हैं। तो फिर उसके बाद कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत अलार्मिंग वाक़या था, क्योंकि मेरे होते हुए ये सब हुआ था मेरी नज़रों के सामने, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो बहुत शुक्रिया वलीद, आपकी स्टोरी अच्छी लगी मुझे सुनकर। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को भी अच्छी लगेगी। बढ़ते हैं अपनी आज की चौथी और आखिरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है। मैं सवात से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरी नौकरी कालाम में थी। सवात और कालाम में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, जो लोग सफ़र कर चुके हैं उन्हें बाखूबी अच्छे से पता होगा। कालाम की जो रोडें हैं, जो इलाका है, वो कैसा इलाका है। इतनी वहाँ पे सहूलियात भी नहीं है, क्योंकि वो एक सयाहों के लिए घूमने का एक मरकज़ है। तो वहाँ मेरी ड्यूटी हुआ करती थी चौकीदारी की। नेशनल पार्क है वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं अभी भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इस पार्क में मेरी रात की ड्यूटी होती थी। पिछले साल की बात है कि सर्दियों के दिनों में रोज़ रात को मुझे एक बुज़ुर्ग नज़र आता था, जो दूर खड़ा हुआ नज़र आता था। जब मैं उसके पास जाने के लिए उठता था तो मेरे वहाँ पहुँचने तक वो गायब हो जाता था। बड़ा मतलब कि आप समझ लें कि एक अजीब सी शक्ल वाला, जो आजकल के मतलब के नॉर्मल हमारे इंसानों में बुज़ुर्ग होते हैं, इनकी शक्लों से बड़ा हट के था। ऐसा लगता था जैसे कि पुराने वक्तों का बुज़ुर्ग है। लंबी दाढ़ी, छोटा सा मुंह, सर पे मतलब कि अजीब सा कपड़ा रखा हुआ और कुछ चुबा सा पहना हुआ लंबा सा। तो वहाँ खड़ा होता था और मुझे देख रहा होता था। 3-4 दिन लगातार जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने आज सोचा कि मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ जहाँ ये आके मुझे नज़र आता है। एहसन भाई, जब मैं वहाँ उस रात खड़ा हुआ तो वो मुझे दूर से आता हुआ नज़र आ रहा था। वो आता 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 जब मेरे करीब पहुँचने लगा, अब मैंने समझ लें कि एक आंख झपकने की कितनी एक देर लगती है, शायद नैनो सेकंड लगता होगा, जैसे 1 सेकंड से भी कम। मैंने अपनी आंख झपकी और वो एकदम से गायब हो गया। मेरी वहाँ पे मतलब कि हालत ख़राब हो गई। हमारा यहाँ पे पार्क का एक कंटेनर था जिसके अंदर हम सोते थे। उसके अंदर मेरे बाकी साथी भी बैठे थे, जाग रहे थे, क्योंकि हमारी बारी बारी ड्यूटी लगती थी। मैं भाग के उनके पास गया। मैंने उनसे बताया कि यहाँ पे मैंने एक बाबा रोज़ देखता हूँ और आज वो मेरे पास आते 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 बिल्कुल करीब आके गायब हो गया। तो वो मुझे कहते हैं कि ये तुम पहले नहीं हो, ये बाबा जी हैं और ये बड़े सालों से कहा जाता है कि इस तरह आते हैं पार्क में रोज़ रात को और बस कुछ देर पार्क को देखते हैं, खड़े होते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। किसी को नहीं पता वो कौन है, क्यों आते हैं। बड़े लोगों ने देखा है लेकिन वो गायब हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है या क्या हकीकत है कोई नहीं जानता, लेकिन कभी उन्होंने किसी को नुकसान नहीं दिया। बस वो यहाँ पे कुछ देर आके क़याम करते हैं और चले जाते हैं। एहसन भाई, मैं आज भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अक्सर मुझे वो बुज़ुर्ग बाबा जी नज़र आते हैं। बस वो मेरी आंखों में देखते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, दूर से मतलब एक दूसरे को देखा, थोड़ी देर बाद पलक झपकते वो वहाँ से जा चुके होते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है मैं तो नहीं जानता, लेकिन बस ये मेरी एक ज़िंदगी का वाक़या इस टाइम चल रहा है, अभी भी मेरे साथ होता है कभी कभी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो बहुत शुक्रिया इरफान भाई। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टोरी हमारे लिसनर्स को अच्छी लगेगी। उम्मीद करता हूँ आज की सारी स्टोरीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, बस आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।